Hello, good morning students. Now we're discussing 12th class chemistry and your today's topic is homogeneous catalysis. Okay, तो हमने catalysis start कर दिया था. मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे आई थिंक होमोजीनियस कैटालिसिस के. उस दिन हमारा इतना ही हो पाया था. और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द थ्योरी दैट हाउ इट वर्क्स, कि जो कैटलिस्ट होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, इट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी और उस हिसाब से रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं. तो एक बार जो कैटालिसिस हो रही है वो होमोजीनियस है, एक बार हेट्रोजीनियस है. तो जब होमोजीनियस कैटालिसिस होती है तो एक्चुअली में कैटालिस्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे स्पीड की रिएक्शन स्पीड को बढ़ा रहा है रिएक्शन की को. और अगर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है तो कैटलिस्ट कैसे जो है स्पीड बढ़ा रहा है. तो इन दोनों के लिए अलग अलग थ्योरी जो है वो काम करती है. अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे कि होमोजीनियस कैटालिसिस में कैटलिस्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है. ओके, एंड द थ्योरी बिहाइंड होमोजीनियस कैटालिसिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. ऐसा माना गया है कि जब होमोजीनियस कैटालिसिस होता है तो जो कैटलिस्ट है वो आपके किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बना लेता है. ओके, इसी को हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. ये मैंने आपको +1 ऑर्गेनिक में भी बोला था कि कई बार मैकेनिज्म में कुछ ऐसी स्पीसीज बनती हैं जो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं. कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये एक्चुअली में रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं. इसी तरह से इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी होते हैं. ऑर्गेनिक रिएक्शन में नहीं होते इंटरमीडिएट, इनऑर्गेनिक में भी होते हैं. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि कैटलिस्ट किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा. वो इंटरमीडिएट या तो किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा, या हो सकता है कि वो इंटरमीडिएट खुद डिकम्पोज हो जाए टू गिव प्रोडक्ट. क्या सिचुएशन है बेटा, या तो ये होगा कि जो कैटलिस्ट है that will combine with one of the reactant, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, बना लेगा एक इंटरमीडिएट जो कि जाहिर सी बात है कम स्टेबल होगा, दैट इज लेस स्टेबल. ठीक है, अब क्या हो सकता है कि ये जो इंटरमीडिएट है दिस कंबाइंस विद अनदर रिएक्टेंट टू रिलीज प्रोडक्ट. या तो ये पॉसिबल है, या ये हो सकता है कि इंटरमीडिएट सीधा डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, इट डायरेक्टली डिकम्पोज टू गिव प्रोडक्ट. ये थ्योरी बताई जाती है होमोजीनियस कैटालिसिस में. सबसे पहले रिएक्टेंट कंबाइन करेगा विद द कैटलिस्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट देन फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के. ओके, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आएगा. हमने होमोजीनियस कैटालिसिस में एक एग्जांपल पढ़ा था, SO2 gas combines with O2 gas to form SO3 gas. और ये रिएक्शन हुई थी in the presence of NO gas, that is nitric oxide. All are in the gaseous phase, तो homogeneous catalysis. इसके अंदर NO जो कि आपका कैटलिस्ट है एक तरह से, वो कैसे हेल्प कर रहा है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में. होगा क्या, सबसे पहले SO2 जो है, देखो वन ऑफ योर रिएक्टेंट, इसके साथ कौन कंबाइन करेगा, पहले आपका एक SO2 है और एक O2 है. तो SO2 नहीं, O2 जो है इट कंबाइंस विद NO, योर कैटलिस्ट, टू फॉर्म NO2, दैट इज आल्सो गैस. ऑक्सीजन कंबाइंस विद NO, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, टू फॉर्म NO2. ठीक है, चलो अब इसको कर ही, अदरवाइज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये बन गया. अब ये इंटरमीडिएट है क्योंकि रिएक्शन में तो ये कहीं भी दिख नहीं रहा. इंटरमीडिएट बेटा वो स्पीसीज होती हैं जो एक्चुअली में रिएक्शन में आपको नजर नहीं आती, ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, पर बनती हैं बीच में और वो बन के टूट भी जाती हैं. तो NO2 गैस बन गई. अब NO2 जो है वो क्या करेगी, आपका जो अनदर रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगी, SO2 गैस, इट विल कन्वर्ट इनटू SO3 गैस, और प्लस में क्या बाहर हो जाएगा, NO गैस. ठीक है, सबसे पहले एक रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट ने रिएक्ट किया, एक इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, क्योंकि ये हमारी मेन रिएक्शन में हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा. ठीक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट ने दूसरे किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया, आपका प्रोडक्ट बना लिया, SO3 इज आवर प्रोडक्ट, और प्लस में NO बाहर निकल गया, रीजनरेट हो गया. भाई कैटलिस्ट की तो प्रॉपर्टी यही होती है कि वो कभी खर्च नहीं होते रिएक्शन के अंदर. तो आपने जितना NO2 डाला उतना ही आपको वापस में मिल गया, पर आपकी रिएक्शन भी जो है वो क्या होगी, प्रोसीड हो गई. और ऐसा करते वक्त
ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन को एक ऐसे रास्ते से लेके जाता है जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो, काफी कम हो पहले के मुकाबले। मान लो इस रिएक्शन में ये NO ना होता, कैटलिस्ट ना होता, तो इस तरह से रिएक्शन नहीं होती तो कोई और रिएक्शन होती जिसमें SO2 SO3 में कन्वर्ट होता, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती। जबकि ये जिस रास्ते से रिएक्शन को करवा रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, थोड़ी सी कम है। इसी वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि जितने मोल्स आपके ऊपर बन रहे हैं नीचे भी उतने ही बनेंगे। जैसे आप इसको कर लेते हैं बैलेंस, यहाँ पे 3 है 2 है, तो लेट इट बी, इसकी को कर देते हैं, इसको अगर हम ट्वाइस करेंगे तो 4, ये देखिए आई थिंक बैलेंस है, 2 सल्फर 2 सल्फर 4 5 6, ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस है। इसका मतलब 2 SO2 मॉलिक्यूल एक O2 मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन करेंगे तो 2 SO3 बनने चाहिए। अब आप इक्वेशन को यूज करिए, O2 combines with NO to form NO2। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इधर आप इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, कि मैंने 2 NO के लिए एक ऑक्सीजन को खर्च किया और 2 NO2 आपके बन गए ना। NO2 जो है रिएक्ट विद SO2 टू फॉर्म SO3। अब आप इस इक्वेशन को, और NO गैस बाहर निकली है इसमें, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो नाइट्रोजन एक सल्फर एक 2 और 2 4 ऑक्सीजन इधर है और 3 और 1 4 ऑक्सीजन आपके पास इधर है। इसका मतलब हमने टोटल यहाँ पे एक SO2 यूज किया, एक SO3 उससे बना। अगर आप 2 SO2 यूज करते तो कितने बन जाते, 2 SO3 बन जाते। इसका मतलब पर मोल के हिसाब से भी जो आपकी रिएक्शन है वो क्या है बेटा, बैलेंस है। फॉर 1 मोल ऑफ SO2 आप क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ SO3 जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने NO2 को देखिए यूज किया था और वहां पे आपकी जो NO है वो एज इट इज बाहर निकल गई है, ठीक है। हमने जो है अभी सिर्फ 2 NO2 यहाँ पे बाहर निकाले थे बेटा, 2 NO2 में से मैंने सिर्फ एक NO2 यूज किया फॉर 1 SO2। अगर सेम मैं लेती दूसरा NO2 मॉलिक्यूल भी अगर आप यूज करते तो वो किसके लिए यूज होता, फॉर दूसरा जो SO2 मॉलिक्यूल है, तो क्या बनता, एक और SO3 बन जाता और एक NO और बाहर हो जाता। तो देखो 2 मॉलिक्यूल NO2 बने, दोनों के दोनों NO2 मैंने खर्च कर लिए, 2 SO2 के मॉलिक्यूल के लिए 2 SO3 बने। इक्वेशन से भी यही पता चल रहा है 2 SO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 SO3 और टोटल NO तुम्हारे पास कितने थे, 2, दोनों NO आपके पास होनी चाहिए। तो देखो 2 NO आपने यहाँ लिए थे, नीचे भी 2 ही बाहर निकलने चाहिए क्योंकि कैटलिस्ट तो रीजनरेट होगा, अमाउंट पे फर्क पड़ेगा नहीं। इस इक्वेशन में एक NO बाहर निकला और इस इक्वेशन में एक करके आपको एक दिखा रखे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप एक SO2 ऐसा करेगा तो हमने 2 मोल लिए ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी NO2 का एक मॉलिक्यूल यूज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैनर रिएक्शन प्रोसीड। पहले रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट देन डिकम्पोज टू फाइनली गिव प्रोडक्ट, ठीक है। अब होमोजीनियस में बाकी जितने एग्जांपल हमने किए थे अब हम उनको और चेक कर लेते हैं। एक रिएक्शन थी जिसमें हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है वो रिएक्शन करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव, और रिएक्शन आपकी ये थी 2H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव H2O प्लस O2। आप इसको बैलेंस कर लीजिए एक बार, 4 सो इट इज 2 एंड आई थिंक इट इज बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो तुम थ्योरी बता रहे हो मैच करती है कि नहीं। ये ना हो कि तुम्हारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो किसी रिएक्टेंट के 2 मोल यूज हो रहे हैं और तुमने जो मैकेनिज्म दिया उसमें 4 खर्च हो गए, तो वो चीज जो है वो बेटा क्या नहीं होगी, प्रोसीड नहीं होगी। ओके चलिए अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2O2 combines with I नेगेटिव टू फॉर्म कैटलिस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसमें तो रिएक्टेंट ही बेटा एक है तो उसी के साथ करेगा, पर इसके फिलहाल मोल 2 हैं और मैंने यहाँ पे कितना ले रखा है, एक ही मोल लिया है, तो इट विल फॉर्म H2O प्लस में IO नेगेटिव, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इट इज हाइपो आयोडाइड आयन, हाइपो आयोडाइड, ठीक है। तो ये बन गया। अभी हमने H2O2 का खाली क्या किया है, एक मॉलिक्यूल जो है वो यूज किया है। सेकंड में क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है बेटा, ये तो इक्वेशन में हमें आप कहीं दिख ही नहीं रहा, तो सेकंड इक्वेशन में मुझे उसको रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा ताकि ये कट हो जाए। इस रिएक्शन में ये मेरा प्रोडक्ट है, अगली में इसको रिएक्टेंट बना लेंगे। सो IO नेगेटिव। अब देखो रिएक्शन में 2 H2O2 है, मैंने सिर्फ एक यूज किया तो भी एक बचा हुआ है आपका, प्लस H2O2 अगेन इट विल फॉर्म H2O प्लस में। अब देखो
प्रोडक्ट में आपके पास ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, ऑक्सीजन अभी तक नहीं निकली है, हमने निकाला ऑक्सीजन, और जो आपका कैटलिस्ट है उसको भी रीजनरेट होना है तो हमने बाहर निकाल दिया, दैट इज आई नेगेटिव। ठीक है, पहले एक हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूल आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर और ओ आई नेगेटिव हाइपोआयोडाइड आयन बनाएगा। हाइपोआयोडाइड आयन अगेंस्ट कंबाइन विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 टू फॉर्म वाटर O2 एंड आई नेगेटिव। अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहते हो तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को मिला के ये इक्वेशन मिलेगी, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व किया था ना। आप इसको चेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 H2O2 है, 2 H2O2 प्लस में आई नेगेटिव प्लस में आई ओ नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक H2 इधर एक H2 इधर 2 H2 प्लस में नेगेटिव प्लस में O2 और प्लस में आई नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो दोनों साइड में भाई एरो के राइट और लेफ्ट में जो चीज आपको कॉमन लग रही है वो एक्चुअली में कट आउट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इधर से आई नेगेटिव चला गया, इधर से आई नेगेटिव, इधर से आई ओ नेगेटिव चला गया, इधर से आई ओ नेगेटिव, तो मिला क्या, 2 H2O कन्वर्टिंग इनटू 2 H2O प्लस में O2। सेम इक्वेशन आपको मिली। पर इस रिएक्शन को अगर आप बिना आई नेगेटिव के करते तो जो रास्ता होता उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी हाई होती। अगर आपने इसको आई नेगेटिव के साथ यूज कर लिया तो इसने एक ऐसे रास्ते के थ्रू आपकी रिएक्शन को लेके गया ये जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, कम है। ओके, तो दिस इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ आई नेगेटिव आयन। ये हाइपोआयोडाइड आयन जो है उसकी फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन होती है। तो हमारा ये जो है IO नेगेटिव हाइपोआयोडाइड आयन इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। इससे पहले वाले रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट क्या था, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज O3 combines with nascent oxygen of half of oxygen molecule atom oxygen NO गैस की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म 2 molecules of ऑक्सीजन गैस। ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रिएक्शन होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। NO यहाँ पे क्या है बेटा, कैटलिस्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो NO है दैट विल कंबाइन विद O3 इन फर्स्ट NO combines with O3 to form NO2 प्लस में O2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस में O2 बाहर निकल जाएगा। बिकॉज इस रिएक्शन में तो ये कहीं बनना नहीं है NO2, तो ये मेरा इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट को आप अपना रिएक्टेंट बना दीजिए NO2। तुमने 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट को यूज कर लिया, बचा आपका एक रिएक्टेंट, अब आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, सो NO2 react with 1 oxygen atom to again form NO and O2। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न होता है, आपको सारे रिएक्टेंट यूज करने होते हैं, सारे प्रोडक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट है उसको फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट और सेकंड में आप उसको रिएक्टेंट ले लीजिए ताकि वो कट हो जाए और फाइनल रिएक्शन में वो ना आए। तो NO combines with O3 to form NO2 and O2। दिस इज आवर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो एक आपका रिएक्टेंट बच गया नेसेंट ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करेगा टू अगेन फॉर्म NO एंड O2 ऑक्सीजन गैस। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को चेक करेंगे देन इट इज NO प्लस में O3 प्लस में NO2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन गैस कन्वर्टेड इनटू NO2 प्लस में O2 प्लस में NO प्लस में O2। इधर भी NO है, इधर भी NO है। ओके, इधर भी NO3 है, इधर भी NO3 है। ठीक है, तो बचा क्या, O3 प्लस O गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक O2 इधर एक O2 इधर 2 O2। तो इसका मतलब आपको सेम इक्वेशन मिल गई जो आपको नीचे मिल रही है। NO ने बस यही जो रास्ता है वो चूज किया है और इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, सो नाउ द लास्ट एग्जांपल इन होमोजेनियस कैटालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो कैसे काम कर रहा है। देन वी विल ऑन द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ओके, चलिए एक रिएक्शन थी C2H5OH। ये सब इसमें जो आपने लिक्विड स्टेट में जो है ले रखे थे, एक्वस कंडीशन में थे। इट कंबाइंस विद दोनों और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और मैंने आपसे बोला था कि 2 में से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म C2H5O C2H5 प्लस H2। लिक्विड एक्वस सब अपनी लिक्विड स्टेट में ही थे।
अब इस रिएक्शन में देखते हैं कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है एक्चुअली में रिएक्शन को कैसे जल्दी करवा रहा है। सबसे पहले होता क्या है कि ये एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, H2SO4 होगा क्या, C2H5OH प्लस H2SO4 को मैं थोड़ा यूं लिख रही हूं, HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव, सिर्फ खोल के लिखा है ताकि आपको रिएक्शन जो है वो आराम से समझ में आ जाए। H2SO4 को H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये OH नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां से मैंने OH नेगेटिव और यहां से मैंने H पॉजिटिव को बाहर निकाला। फर्स्ट स्टेप होता है ये, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन ऑफ योर रिएक्टेंट, मैंने रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल लेके उसकी रिएक्शन करवा दी, यहां से हो गया लॉस ऑफ वाटर। ओके, तो मैं इस रिएक्शन में आगे लिख दूं, एक तो पानी बाहर निकल गया प्लस में, बची हुई चीज को आप जोड़ दो तो क्या बन गया, C2H5HSO4, इट इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जैसे बोलते हैं ना सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज इथाइल हाइड्रोजन कार्बन सल्फेट, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब क्या होगा, बिकॉज ये तो मेरा इंटरमीडिएट है, समझ रहे हो ना, देखो मैंने एक प्रोडक्ट आपका बना दिया, वाटर, वाटर हमें निकलना था, वाटर हम बना चुके हैं प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट खर्च करना था, कर चुके हैं, कैटलिस्ट खर्च करना था, कर चुके हैं, ये कंपाउंड कहीं नहीं है ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, इट मींस दिस कंपाउंड इज आवर इंटरमीडिएट। अब इसको यूज करना पड़ेगा, और क्या बचा हुआ है, हमें दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं, मैंने सिर्फ एक लिया है तो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, C2H5HSO4 और एक मॉलिक्यूल आपका दूसरा ले लिया हमने C2H5OH जो बचा हुआ था। अब इसमें से आपको क्या करना है कि HSO4 और यहां से H को बाहर निकाल दीजिए, माइनस में क्या हो गया H2SO4, ठीक है, माइनस में H2SO4, मैं इसको आगे करके लिख देती हूँ H2SO4, H2SO4 बाहर निकलने के बाद बचा क्या, C2H5O C2H5, तो प्लस में क्या करके लिख दो C2H5O C2H5, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब आप ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ के देख लीजिए, सेम चीज आएगी, हमने एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का यहाँ यूज किया, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का यहाँ, दोनों रिएक्टेंट आपके जो है वो यूज हो चुके हैं। ओके, सो है we are using two molecules of ethanol, दो इथेनॉल हम खर्च कर चुके हैं। H2SO4 देखो आपने यहाँ यूज किया, यहाँ पे ये रीजनरेट हो गया, मतलब कैटलिस्ट आपका ऑलरेडी रीजनरेट हो चुका है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट था C2H5O C2H5, दैट इज डाई इथाइल ईथर, एक नया फंक्शनल ग्रुप है, आपने 11th में वैसे इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमने ईथर बना लिया और प्लस में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। और अगर आप चेक करो तो आपने सारे रिएक्टेंट खर्च कर चुके हैं, आपका जो प्रोडक्ट बनने थे उतने भी बन चुके हैं, और आपका H2SO4 भी रिएक्शन के अंदर रीजनरेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ तक बेटा हमने होमोजीनियस जो कैटालिसिस है उसको कंप्लीट किया है। ओके, उसमें हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों की स्टेट सेम होनी चाहिए, आइदर दे आर लिक्विड, एक्वस और गैसियस। और काम कैसे करता है यहाँ पे कैटालिस्ट, वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल देन प्रोडक्ट। अगर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल होता तो वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज लेस स्टेबल देन प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल, ठीक है, और फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। और ये वही एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके ही रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, मैनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एग्जांपल एंड द थ्योरी बिहाइंड इट। ओके बेटा।